नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट से जुड़ा अपना पसंदीदा फेवरेट शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी से जुड़े हुए तमाम मुद्दे, तमाम टॉपिक्स लेकर आते हैं और उनको एक्सपर्ट्स के जरिए आसान भाषा में आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप प्रॉपर्टी में निवेश से जुड़े अपने जो फैसले हैं वो आसानी से ले सकें। सबसे पहले पिछले एपिसोड के लिए जो आपने प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि प्यार जो है वो आगे भी आप बरसाते रहेंगे। लेकिन बीते हफ्ते प्रॉपर्टी से जुड़े बाजार में क्या कुछ घटा है, क्या विवाद हुआ है, कहां सहूलियत दी गई है, इससे जुड़ी तमाम खबरों का आज हम लोग करेंगे विश्लेषण। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक ड्रिवन रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म मोर्स के सीईओ मोहित मित्तल जी। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। सर से अपनी चर्चा हम लोग शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं कि ऑन द शो में आज क्या क्या है, किन टॉपिक्स को हम लोग छूने वाले हैं। चलिए फटाफट जानते हैं। तो ईडी ने कहां पर की है कार्रवाई। ईडी ने करीब करीब 108 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। कहां पर ये संपत्ति जब्त की है उसके बारे में इसकी सुन लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि मकान मालिक पर क्यों होगी आखिरकार कार्रवाई। सरकार किस मामले में मानेगी कि जो मकान मालिक है वो एक्चुअली दोषी है, इसको भी जानेंगे। कहां का मामला है ये भी समझेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग कहाँ सबसे ज़्यादा महंगे हुए हैं लग्जरी घर। एनरॉ की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पर कई सारे आंकड़े पेश किए गए हैं, जिसमें जो सेंटर निकल के आया है वो एक तरह से चौंकाने वाला है। उसको भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। फिर जानेंगे कि सर्कल रेट में बदलाव हुआ है। कहाँ पर ये सर्कल रेट का बदलाव हुआ है, क्या कुछ इम्प्लीमेंटेशन उसमें होगा, उसको भी यहाँ पर हम लोग जानने की एक तरह से यहाँ पर कोशिश करेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि रेंटल मार्केट में किस महानगर में बाजी जो है वो मान लिया। यहाँ एक तरह से ये समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे मार्केट हैं जहाँ पर रेंटल के लिहाज से वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा भी कई सारी और खबरें होंगी, उसको भी हम आज के शो में जो है वो कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली खबर से। गुरुग्राम बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी वाटिका लिमिटेड के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की है। ईडी ने 1.35 एकड़ का एक कमर्शियल प्लॉट जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 108 करोड़ रुपए है। मामला साल 2021 का है, जब दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी कि ईओडब्ल्यू में कई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, जिसमें वाटिका और उसके प्रमोटर्स पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। बताया गया है कि कंपनी ने 659 इन्वेस्टर्स से करीब 248 करोड़ रुपए जुटाए थे, लेकिन कई प्रोजेक्ट अभी भी अधूरे हैं और ईडी पहले भी 68 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी जब्त कर चुकी है। सर, सबसे पहले इस मामले पर आपका क्या कहना है, और दूसरा सर कि अगर किसी बिल्डर पर मनी लॉन्ड्रिंग या फिर निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी का कोई केस अगर होता है तो निवेशक अपनी जमा राशि वापस पाने के लिए उसके पास क्या क्या चांसेस हो सकते हैं? देखिए, अगर आपने निवेश किया है किसी भी डेवलपर पर और रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट से लाइसेंस अप्रूव था, तो उसका पैसा बिल्कुल विद इंटरेस्ट उसको वापस मिलेगा। और ईडी ने जो कार्रवाई करी है वाटिका के ऊपर, काफी अच्छी कार्रवाई करी है, काफी लेट कार्रवाई करी है। वाटिका काफी दिनों से डिले चल रहा था, उनके प्रोजेक्ट काफी डिले चल रहे हैं, उनके डिलीवर्ड नहीं है। काफी लोगों ने निवेश किए हैं, आज आके ईडी उठी है। सच बताओ, मुझे अच्छा लग रहा है कि ईडी अब हर डेवलपर के ऊपर एक्शन ले रही है। वाटिका नहीं, अभी जेपी के ऊपर आपने देखा होगा, नाम सुना होगा मनोज गौर जी का, उनको भी ईडी ने अभी अरेस्ट किया है फिलहाल। सर, अगर कोई निवेशक है किसी प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले उसको कौन कौन से उपाय या जांच करने की यहाँ पर ज़रूरत है ताकि आगे चल के ऐसे कोई जोखिम पैदा ना हो, जिससे कि वो बच सके इन सब ऐसे जोखिमों से? अभिषेक जी, देखिए, इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहली चीज हमने डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपर की बैलेंस शीट क्या है। अभी क्या होता है, हम कोई भी कंपनी पे पैसा लगा लेते हैं तो रेरा एक आपका स्टैंप है, फॉर एग्जांपल जैसे आईआरटी है इंश्योरेंस के ऊपर, लेकिन हाँ कंपनीज बहुत है। आज हम रियल एस्टेट की बात करूं, दिल्ली एनसीआर की बात करूं, आज कम से कम 200 से ज्यादा कंपनीज है जो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बेचती है। लेकिन आप किस पर निर्भर करो, किस पर नहीं करो, ये उसका बैलेंस शीट बताएगा, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड बताएगा, बिल्डर के अप्रूवल्स है कि नहीं। आज के डेट में आपने देखा होगा पंजाब साइड में, काफी पंजाब, लखनऊ, हिमाचल साइड के अंदर वहां विदाउट अप्रूवल्स प्रॉपर्टी बिक रही है। रेरा नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी बिक जाती है। 50% पेमेंट पहले ही निवेशकों से लिया जा रहा है और निवेशक के भी पैसा इसलिए लगा देते हैं कि उनको फायदा दिख रहा है, उनको लालच दिखाया जाता है उनको कि भैया 20% रेट डाउन है, 30% रेट डाउन है। तो लालच से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो फंसोगे तो हो ही है। आपको पहला अप्रूवल रेरा होना चाहिए उसके अंदर। सेकेंड चीज, आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी अप्रूवल हो गया, जो वहां की अथॉरिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नोएडा की बात करें, नोएडा अथॉरिटी है, गुरुग्राम की बात करें, हुड्डा है आपका, तो वहां की जो आसपास की म्युनिसिपैलिटी या अथॉरिटीज है उनसे अप्रूवल होना चाहिए। चौथा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस। आजकल काफी प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से फंसे हुए हैं, तो
इसकी पूरी लंबी लिस्ट है, करीबन 14-15 पॉइंट है जिसके लिए हर एक बायर को चेक करना चाहिए प्रॉपर्टी। रेरा उसमें से एक बहुत प्रमुख पॉइंट है जिसे चेक करना चाहिए। सेकंड चीज चेक करना चाहिए डेवलपर का बैकग्राउंड, डेवलपर की कितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। देखिए होता क्या है, रेरा के अंदर होता है क्या है, प्रोजेक्ट तो बिल्डर ने स्टार्ट कर दिया, उसने अप्रूवल दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसने 700 फ्लैट बनाने हैं, 700 फ्लैट में 200 फ्लैट ही बिके, उसके 500 फ्लैट नहीं बिके, वो डेवलपर क्या होगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा। आज का बैंकक्रप्सी का क्लॉज क्या है, एनसीएलटी में चले जाओ, आईआरपी बैठेगा और बेचारा निवेश एक थर्ड पार्टी बन जाएगा। पहला पार्टी उसमें बनेगा आपका बैंक, सेकंड लैंडर और थर्ड आपका होम बायर। तो आप देखोगे चक्रव्यूह में फंसोगे। आज भी एनसीएलटी में करीबन 100 से ज्यादा मुकदमा चल रहे हैं डेवलपर के खिलाफ। जो बड़े डेवलपर थे, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, जेपी देख लो आप, आज भी जेपी के अंदर अभी भी अदानी और वेदांता का लड़ाई चल रही है, कौन बिडिंग जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। और बेचारे होम बायर 7-8 साल से नहीं 15 साल से ईएमआई भर रहे हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है उसका। तो एनसीएलटी भी एक भूमिका में बोलूंगा इसके अंदर कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर एक कंपनी बैंकक्रप्ट होती है तो आपको जल्दी आपको फैसला लेना चाहिए, टाइमलाइन डिसाइड करना चाहिए साल का 6 महीना का, कि भैया आईआरपी आके 6 महीना टाइम देती है एनसीएलटी, जो आईआरपी बोर्ड अपॉइंट करती है, उसको सीए होता है। उसके बावजूद भी कोई कंपनी टेक ओवर करने में करीबन 6 साल 7 साल 8 साल, हम किसी केस में तो जैसे जेपी का केस है, आप देखोगे 8 या 9 साल हो चुका है उसको, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। जबकि जेपी इंफ्राटेक में सुरक्षा ने टेक ओवर किया, लेकिन सुरक्षा भी अभी तक कुछ अच्छी कार्रवाई उसके ऊपर देखा नहीं जा रहा, जहां होम बायर खुश हो। अभी भी होम बायर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक बायर को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करे, रेरा अप्रूवल चेक करे, उसका लैंड की लोकेशन की लैंड के पेपर चेक करे, पूरी है कि नहीं है। कई बार क्या होता है, डेवलपर बोलता है 50 एकड़ की लैंड है, लेकिन रेरा के अंदर 20 एकड़ अप्रूवल है। तो ये पॉइंटर्स है जो एक मेरे ख्याल से एक बायर को चेक करना चाहिए। तो इसकी चेकलिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, लेकिन 2-3 चीज़ें जो सर ने यहाँ पर बताई हैं कि रेरा अप्रूवल होना चाहिए, लोकल अथॉरिटी से क्लियरेंस होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होनी चाहिए, उसके बाद डेवलपर का बैकग्राउंड यहाँ पर चेक करने की बेहद ज़रूरत है। चलिए, अब मकान मालिकों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर कोई किराएदार अपराधी पाया जाता है तो मकान मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लखनऊ पुलिस ने अपने नए ड्राइव ऑपरेशन पहचान के तहत घोषणा की है कि अब लखनऊ में मकान मालिकों को उनके टेनेंट्स की जानकारी ऑनलाइन रजिस्टर करनी होगी। इसके लिए लैंडलॉर्ड्स और किराएदार का फोटो, आधार हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, स्थायी पता होगा, वो पुलिस की वेबसाइट या यूपी कॉप ऐप पर पहले या किराया शुरू होने के 1 महीने के अंदर अपडेट करनी होगी। इस कदम का मकसद ज़रूरत से ज़्यादा आने वाले लोगों की पहचान करना और किसी अपराधी को किराए का मकान लेकर अपनी पहचान छुपाकर अपराध करने से यहाँ पर रोकना है। सर, अगर कोई किराएदार अपराध करता है और उसका वेरिफिकेशन नहीं कराया गया होता है, तो सर क्या मकान मालिक पर पुलिस कार्रवाई वाकई में कर सकती है? अभी बिल्कुल कर सकती है सर, क्योंकि आज के लैंड जो ऑनर टेनेंट का जो एक्ट आया है उसके अंदर, इसी साल में एक्ट पास हुआ है, उसके अंदर बहुत अनिवार्य है कि आपको वेरिफिकेशन नहीं, जो आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हो उसको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए रेंट एग्रीमेंट आपका। उससे आप अपनी कानूनी कार्रवाई से बच सकोगे। रीजन क्या है, आप सिर्फ मात्र 15-20 हजार जो भी आपका स्टाम्प ड्यूटी 5% का, उसको बचाने के चक्कर में आप रजिस्टर्ड नहीं करते हो। सेकंड चीज, आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करते हो, कि लंबा प्रोसेस है। आजकल गवर्नमेंट ने लेकिन पोर्टल के अंदर काफी इजी प्रोसेस बना दिया है और पुलिस वेरिफिकेशन बहुत इजी हो चुकी है पहले से। लेकिन उसके बावजूद भी आप किसी पर, एक थर्ड पार्टी पर, स्ट्रेंजर पर आप विश्वास कर लेते हो। बुरा पाना सर, अभी आपने सुना अभी चांदनी चौक में जो वो हादसा हुआ, अब कोई भी बंदा कहीं से भी आ गया, कहीं भी रह लिया, किसी गाड़ी ले ली, कुछ भी ले ली, लेकिन कोई आदमी वेरीफाई नहीं कर रहा उस चीज को। तो आप फंसोगे तो आप ही सर, घर तो आप ही का है। अगर उस घर के अंदर कुछ भी कार्रवाई होती है, कुछ भी गलत काम होता है, तो आपका नाम आएगा। अगर वेरीफाइड है, अगर रजिस्टर्ड है आपका टेनेंट, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। लेकिन अगर किराएदारी कोई गलत अगर जानकारी अपनी दे रहा है और आधार के अलावा तो उसके पास कोई प्रूफ होगा नहीं, जो मकान मालिक भी उसके बियॉन्ड अगर जा सकता है, तो अगर यहाँ पर किराएदारी गलत जानकारी दे रहा है, तो सर इसके लिए जिम्मेदार फिर किराएदार होगा कि यहाँ पर इस कंडीशन में मकान मालिक ही जिम्मेदार होगा? सर, मकान मालिक ने अगर कोर्ट से अपना रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करवा लिया और पुलिस वेरिफिकेशन करवा लिया, तो मेरे ख्याल से उसके बाद ऑनर की जिम्मेदारी नहीं बनती है। देखिए, पूरी जिम्मेदारी तो हट नहीं सकता, इंक्वायरी तो बैठेगी, लेकिन हाँ, कानूनी तौर पर आप पर कार्रवाई नहीं हो सकती है उस पर। वैसे कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन सर, अगर टेनेंट वेरिफिकेशन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो उसकी प्रक्रिया जो होती है वो कितनी आसान होती है? क्या हर मकान मालिक को फ़ोटो, आधार हो गया या पता हो गया, वो ऑनलाइन खुद अपलोड कर सकता है, या उसे यहाँ थाना भी जाना पड़ सकता है उसके लिए? सर, थाना भी जा सकता है। एक एसबीआई के एक डिमांड ड्राफ्ट बनता है, डिमांड ड्राफ्ट बोल के आपका, जैसे नोएडा की अगर बात करें तो कमिश्नर ऑफिस में जमा होता है,
कमिश्नर ऑफिस जमा करने के बाद वो खुद जाके पुलिस वाले वेरीफाई करके आपको ऑनलाइन दिखा देते हैं। इतना ज्यादा हडल नहीं है उसके ऊपर कि आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा। पहले के टाइम में क्या होता था, आपको काफी ज्यादा मद्दोजही करना पड़ता, लेकिन जब से यहाँ पर कमिश्नरेट लगी है, नोएडा की अगर बात करूं वहां पर दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे शहरों के अंदर बात करूं तो वहां पर अभी भी जो ट्रेडिशनल काम अभी भी हो रहा है कि आपको मकान मालिक को जाना पड़ता है। लेकिन देखिए, अंडरस्टैंड करना सर, जो भी है आपको आज के डेट में अथॉरिटीज है, वो कार्रवाई से बच लोगे, लेकिन आप अगर आपने पुलिस ने वेरीफाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो जिम्मेदारी पुलिस की होगी, आपकी नहीं होगी कि भैया मैंने तो वेरिफिकेशन दिया था, आपने मुझे रिपोर्ट नहीं दिया। उनका भी एक डेडलाइन फिक्स है। आप उनके ऊपर अथॉरिटी कंप्लेन कर सकते हो, एसपी को कर सकते हो, डीएससी को कर सकते हो, भैया मैंने जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र है सर, पासपोर्ट वेरीफाई होता है ना सर, एंड हमारा बनने की पहले ही सेम वो चीज है। अब पासपोर्ट भी तो नकली बना सकते लोग, गलत जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। इस बीच रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनालॉग की एक रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है, जिसके अनुसार दिल्ली एनसीआर में लग्जरी घरों यानी कि करीब 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर के जो घर हैं उनकी कीमतों में 2022 से 2025 के बीच लगभग 72% की तेजी आई है। बाकी शहरों जैसे कि मुंबई हो गए, बैंगलोर हो गए आदि हो गए, इसके मुकाबले एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। मिड प्रीमियम और अफोर्डेबल होम्स की कीमतों भी बढ़ी हैं यहाँ पर, लेकिन उतनी तेज़ी नहीं बढ़ी है। मतलब मिड प्रीमियम में करीब 54% और अफोर्डेबल वर्ग में करीब 48% तक कीमतें बढ़ी हैं। यानी एनसीआर में अब घर की बढ़ती कीमतें उसे भारत के सबसे महंगे और तेज़ी से बढ़ रहे रियल एस्टेट मार्केट में से एक यहाँ पर बना रही हैं। सर, क्या एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतें आगे भी इसी रफ्तार से बढ़ेंगी या अभी पेस स्लो होने की कोई उम्मीद आपको यहाँ पर दिख रही है? तो थोड़ी पेस आपको जो दिख रहा है, 72% की जो महंगाई दिख रही है आपको, वो अचानक से जो रेट बढ़ा है, ऑब्वियसली बात है, मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा एक साथ बढ़ा है, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। अगर मैं आपको अपनी खुद की एडवाइजरी बोलूं तो बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, जो इतना नहीं बढ़ना चाहिए था। रीजन बतावा क्यों। एक बंदे की सैलरी 4 लाख रुपए सैलरी फॉर एग्जाम्पल थी, वो इंसान 2 करोड़ का मकान ले सकता है। आज वही 2 करोड़ का मकान 2 साल बाद आपके मकान की वैल्यू 4 करोड़ रुपया हो गई। क्या उसकी सैलरी 4 लाख की 8 लाख रुपए महीने की सैलरी हो गई? नहीं हुई सर। तो जो रेट बढ़े हैं वो बेसिकली आपका इन्वेस्टर की मार्केट है। इन्वेस्टरों ने 2-3 यूनिट खरीद लिया और पैसे लगा लिए एनसीआर की मार्केट में, जिसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात करें गोल्फ कोर्स रोड की बात करें, द्वारका एक्सप्रेस की बात करें, नोएडा एक्सप्रेस की बात करें, बढ़ोतरी हुई है। लेकिन बाकी सेक्टर्स के अंदर बात करें, एनसीआर की अगर स्पेशली बात करें, तो रेट डेवलपरों ने बढ़वा दिया, जबकि बायर उस प्रॉपर्टी का खरीदार मार्केट में नहीं है सर। खरीदार जो भी है, वो जो एंड यूजर है, वो अभी भी 2 करोड़ 2.5 करोड़ की, उसके नीचे की 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ढूंढने जा रहा है, लेकिन उसको अवेलेबिलिटी ही नहीं है। आज की डेट में एनसीआर में, चाहे गुड़गांव हो, चाहे फरीदाबाद हो, कोई भी हो, आपको कहीं भी आपको कोई भी मकान आज के में बिल्डर अफोर्डेबल लॉन्च ही नहीं कर रहा। ना मिड सेगमेंट लॉन्च हो रहा है, ना अफोर्डेबल लॉन्च हो रहा है। आपको आज के डेट में 3 BHK 2000 से लेके 2200 फुट से स्टार्टिंग होते हैं सब बिल्डरों के, और कीमतें 2.25 करोड़ की कीमतें हैं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं बढ़ोतरी सर इसमें मिलेगी आपको 1010% मिलेगी। उसका रीजन है, आज इंडियन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टच कर रही है। अगर आपको लग रहा है 2030 की अगर बात करूं, ये इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ेगी। तो इकोनॉमी बढ़ेगी, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, जो भी कैपिटल है, IT हब से, हैदराबाद की बात करूं, पुणे की बात करूं, तो यहाँ पर डिमांड ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। जब एक शहर में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे। आज न्यूयॉर्क देख लो, शंघाई देख लो, दुबई देख लो आप, तो प्रॉपर्टी के रेट तो वहां भी बढ़े हैं सर। ऐसा तो है नहीं रेट नहीं बढ़ रहे, वहां पर भी रेट बढ़े हैं। बस एनसीआर में ये है कि जो लग्जरी जिस तूफान से रेट बढ़ रहे हैं, वो तूफान आने वाले समय के लिए डेवलपर के लिए ही सही नहीं है। अगर वो 10 की चीज 20 बेचने की कोशिश करेंगे, उनको कहीं ना कहीं 2026-27 के अंदर दिक्कतें आ सकती है इन्वेंट्री सोल्ड करने में। क्योंकि जैसे एग्जांपल है, जब आप चीज को ओवर सप्लाई कर दोगे डिमांड के हिसाब से, तो चीजें प्राइस की कीमतें नहीं बढ़ती है। एग्जांपल के तौर बताऊं, लास्ट ईयर टमाटर के प्राइस 80 रुपए 70 रुपए किलो हो गए। इस साल फार्मर्स ने क्या किया, ज्यादा उत्पादन कर दी उसकी। जब चीजों की ज्यादा उत्पादन होगी, वही टमाटर आज वो किसान अपने कोडियों के भाव में बेच रहे हैं। क्यों? सप्लाई ज्यादा हो गई। जब सर डिमांड सप्लाई का गेम होगा, तभी तो आप पैसे कमाओगे, आप डेवलपर हो चाहे वो इन्वेस्टर हो। लेकिन आप चीजें, अगर आप किसी के औकात से बाहर, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन आप किसी के प्राइस को इतना बढ़ा दोगे कि इंसान खरीद ही नहीं पाएगा, तो आपकी प्रॉपर्टी खरीदने वाला बायर कहाँ है आपका? तो एंड ऑफ द डे होगा क्या सर?
प्राइसेस में कहीं ना कहीं स्टेगनेंट होगा, इतनी बढ़ोतरी नहीं होगी सर जो होनी चाहिए। सर साफ तौर पे एक तरह से मतलब कहा जा सकता है कि जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़ा सा ओवर वैल्यू यहाँ पर हो गई हैं। सर ऐसे में जो आम खरीदार है, जो मिडिल इनकम ग्रुप कह लीजिए या फिर लोअर इनकम ग्रुप है, उसको अभी क्या करना चाहिए? वो घर खरीदने की सोचे, रुके, या अभी क्या करे वो? सर देखिए, किसी को मैं ये बोलूंगा, किसी के 25 लाख हो 30 लाख हो, जिसको घर खरीदना है उसकी बहुत एक इमोशन टच होती है घर खरीदना। उसको मैं ये बोल नहीं सकता कि घर नहीं खरीदना चाहिए, उसको जाना चाहिए। अभी गाजियाबाद अथॉरिटी ने कुछ अभी निकाले ड्रॉज निकाले, काफी अच्छे ड्रॉज निकाले हैं, जिसमें मकान को 25-30 लाख 40 लाख के मकान स्टार्टिंग है आपके। तो गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रही है, डीडीएस स्कीम्स लेके आ रही है, काफी स्कीम्स लेके आ रही है। तो डे कैन इन्वेस्ट आउट है। आप हर जगह ये मत सोचो कि वो 2 करोड़ का मकान है, 2 करोड़ का खरीदना है मुझे। आपके बजट में जो प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, एटलीस्ट आप प्रॉपर्टी बाय करो, क्योंकि उसकी कीमतें भी बढ़ेगी, क्योंकि आप एनसीआर में हो। आज एनसीआर कहीं ना कहीं आज 2000, अगर हम बात करें 20 साल पहले की बात करें और आज की बात करें, ऐसा नहीं छोटे शहरों में रेट नहीं बढ़ा, छोटे शहर में रेट बढ़ा है सर। अगर आपको लगता है कि 30 लाख 40 लाख सरकारी मकान मेरे क्वालिटी या कोई भी चीजों में दिक्कतें आ रही है, आपने छोटे शहर में इन्वेस्ट करो। लेकिन इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट सर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है। बाकी इन्वेस्टमेंट पब्लिक फंड में जैसे लगाते हो आप, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, गोल्ड हो गए, कुछ भी हो गए, उसको आप यूज नहीं कर सकते उसको आप। वो एसेट क्लास आपका टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल एसेट है आपका। लेकिन रियल एस्टेट एक एसेट क्लास है जो टेंजिबल एसेट है, जिसमें आप प्राउडली बोल सकते हो मेरा पास घर है। और सर घर इमोशंस होते हैं, आपके बीवी बच्चे सब रहते हैं, घर परिवार रहते हैं। सर मुझे तो आज भी याद है कि हमारे दादाजी थे तो अपने घर को बेचने के लिए मना कर दिया कि घर बेचना नहीं है, और आज भी वो मकान बिका नहीं है सर, क्योंकि उसमें यादें हैं। घर एक यादें होती है सर, उसको बेचा नहीं जा सकता। तो घर खरीदना, जो भी होम बायर है जिसका बजट हो, चाहे वो दिल्ली एनसीआर में ना मिले, वो अपने होम टाउन में खरीदे, या होम टाउन में ना है तो आउट स्टेशन प्रॉपर्टी खरीदे। आज आउट स्टेशन के अंदर फॉर एग्जांपल बात करूं, सेकंड होम्स की बात करूं, गोवा हो गया, अयोध्या हो गया। आपने अयोध्या में देखा भी राम मंदिर का पूरा करी मोदी जी ने पूरा वो किया है। आज अयोध्या में प्रॉपर्टीज की काफी ज्यादा डिमांड आने वाली है, क्योंकि जो 500 साल से जो मंदिर नहीं बना था, आज मंदिर बन के तैयार हुआ है। और आपको पूरा पता है, तीर्थ स्थान पर हमारे, चाहे वो माता वैष्णो देवी हो, चाहे खाटू श्याम जी हो, चाहे वृंदावन हो, हर जगह प्रॉपर्टी रेट बढ़े हैं। तो आप अयोध्या जैसे मार्केट में, आप अनटच मार्केट है अभी, वहां पर अभी आपको बढ़ोतरी वहां पर भी मिलेगी आपको। तो इन मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप ये सोचोगे कि मुझे एनसीआर में ही घर खरीदना है, तो सर अगर आपने निवेश नहीं किया तो 2 साल बाद कीमतें और बढ़ेगी, तो आपके पैसे नहीं जोड़ेंगे आपको लगेगा भैया अब तो मेरे पास इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है, अब मैं खरीदूं तो कैसे खरीदूं उसको। राइट। तो इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है यहाँ पर। ज़रूरी नहीं कि दिल्ली एनसीआर में करें, आप टीयर 2 टीयर 3 शहरों में भी जाएं, वहाँ का भी रुख करें, वहाँ पर भी देखें कि अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है। लेकिन निवेश आप यहाँ पर करके चल सकते हैं। ये एक तरह से यहाँ पर राय निकल के आती है सर की ओर से। चलिए इस बीच अब करते हैं रुख दिल्ली का। दिल्ली सरकार पहली बार लगभग 10 साल बाद सर्कल रेट में बड़ा बदलाव करने जा रही है, ताकि ये बाजार की असल कीमतों में करीब आए। राजस्व विभाग के प्रस्ताव में लुटियंस दिल्ली के लिए A+ कैटेगरी बनाने, फार्म हाउस वैल्यूएशन में पूरी तरह से बदलाव और लोकेशन के आधार पर कीमतें तय करना शामिल है। इस प्रस्ताव को सीएम के सामने रखने के पहले जनता से भी फीडबैक को भी ध्यान में रखा जाएगा। एडिशनल स्लैब से रेट्स बढ़ाने या घटाने की संभावना है और सरकार जनता और RW से सुझाव भी मांग रही है। इस कदम से स्टैंप ड्यूटी राजस्व बढ़ सकता है और प्रॉपर्टी लेन देन में ट्रांसपेरेंसी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा आ सकती है। सर इस सर्कल रेट संशोधन के बाद छोटे मकानदारों या मिडिल क्लास के घर खरीदारों पर स्टैंप ड्यूटी का बोझ कैसे बढ़ेगा, और क्या इसके लिए कोई छूट या राहत व्यवस्था हो सकती है? सर मेरी बात मानो तो बिल्कुल छूट होनी चाहिए उसके अंदर। आप ऑलरेडी ओवर प्राइस से माल, आप प्रॉपर्टी के इतने प्राइसेस बढ़ चुके हैं कि आपने रजिस्ट्री कॉस्ट और स्टाम्प ड्यूटी कॉस्ट बढ़ा दी। हाँ बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन सरकार हमेशा लेट क्यों जगती है? ये जब सब कुछ हो जाता तब सरकार जगती है हमारी। जो चीज उनको 10 साल पहले ही करना चाहिए वो आज कर रहे हैं। अब होगा सर, क्या होगा, प्रॉपर्टी की मार्केट में लोग खरीद नहीं पाएंगे प्रॉपर्टी। बेचारे जो छोटे बायर है वो फंसेंगे बेचारे। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट से क्या होगा सर, जो सर्कल रेट जो गवर्नमेंट चाह रही है बराबर करना, जबकि गवर्नमेंट को पता है कि कैश की इन्वॉल्वमेंट है और कैश खत्म करने के लिए वो जो फैसला ले रही है बहुत अच्छा फैसला ले रही है, लेकिन ये फैसले पहले ही लेने चाहिए। आज जो प्रॉपर्टी रेट है वो ऑलरेडी इतने बढ़ चुके हैं कि आज फैसला लेने से जो बेचारे छोटे होम बायर्स हैं उनके लिए दिक्कतें आएगी। लेकिन हाँ 6-7 महीने बाद ये चीजें उनको अच्छा भी लगेगा, लेकिन 1 साल का गैप रहेगा जब लोगों को समझ में आएगा भैया अब ये रेट ये हो गया है। सेकेंड चीज,
मेरा मानना है कि जोन वाइज डिवाइड करना चाहिए आपको। जैसे लुटियंस दिल्ली से आपने नाम लिया, गोल्फलिंग हो गया, जोरबाग हो गया, महारानी बाग हो गया, डिफेंस कॉलोनी हो गया, साउथ एक्स हो गए, इनके रेट्स अलग होने चाहिए बिकॉज यहाँ ऑलरेडी प्रॉपर्टी रेट्स काफी ज्यादा है और इनके बायर जो है वो काफी मिडिल क्लास नहीं है, वो हायर मिडिल क्लास या एलिट क्लास के लोग हैं। तो उनको अगर स्लैब बढ़ता भी है और सरकार को पैसा एक्स्ट्रा मिल रही है तो उससे कोई किसी का नुकसान नहीं है। लेकिन जो छोटे एरियाज, जैसे अगेन समझाता हूँ, जैसे संगम विहार हो गया, लक्ष्मी नगर एरिया हो गया, क्या शादरा हो गया, दिलशाद गार्डन हो गए, जो भी छोटे पार्ट्स ऑफ दिल्ली है, वहां पर रेट बढ़ने से जो छोटे निवेशक हैं जिनको घर मकान खरीदना है उनके लिए काफी ज्यादा ये परेशानी वाला सबक है। तो मैं चाहूंगा गवर्नमेंट से ये फीडबैक चाहूंगा कि गवर्नमेंट कैटेगरी वाइज, जोन वाइज को डिवाइड करे और छोटे होम बायर्स को जो 1 करोड़ से 50 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी है उनमें रिबेट दे। फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स, अगर कोई विमेन खरीदती है तो उनको 3% का 4% का रिबेट दे। अगर कोई 50 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी खरीदते है उनको रिबेट दे। इससे होगा क्या, जो छोटे होम बायर है वो निवेशी बाहर निकलेंगे। तो कई सारे यहाँ पर एक तरह से संशोधन करने की ज़रूरत है और कई सारे और रिबेट्स जैसे कि यहाँ पर स्कीम्स लाने की यहाँ पर ज़रूरत है, जिससे कि जो बायर्स है उनको थोड़ी सी आसानी हो यहाँ पर घर खरीदने में। सर, नई सर्कल रेट नीति के बाद क्या दिल्ली में प्रॉपर्टी की जो खरीद फरोख्त है वो सुस्त पड़ेगी या इसमें थोड़ी सी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ने की आप उम्मीद देख रहे हैं यहाँ पर, और इसका किराए, निवेश पर और रियल एस्टेट बाजार पर खासतौर पर सर क्या असर पड़ेगा? सर देखिए, सुस्त तो पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। सर्कल रेट अगर होता है, आपको पता है, गवर्नमेंट को पता है, सब कुछ पता है कि क्या होता है कि जब कोई भी चीज बढ़ती है सर कीमतें, तो ऑब्वियसली बात है लोगों को उसको हजम करने में कुछ टाइम लगेगा। तो आपको सुस्ती दिखेगी, 6-8 महीना सुस्ती दिखेगी, लेकिन उसके बाद वापस से वही मार्केट वापस से दौड़ना स्टार्ट हो जाएगी सर। तो अभी हम लोग एनालॉग की एक रिपोर्ट आई थी वो डिस्कस कर रहे थे। अब मैजिक ब्रिक्स की एक रिपोर्ट आई है, वो बताती है कि 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत में रेंटल मार्केट धीरे धीरे सामान्य होता दिख रहा है। नेशनल रेंटल डिमांड क्यू ऑन क्यू बेसिस पर सिर्फ 0.2% बढ़ा है, जबकि सप्लाई जो है वो 0.6% ही यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी है। हालांकि एवरेज रेंट में लगातार यहाँ पर इजाफा देखा गया है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 4.4% और ईयर ऑन बेसिस पर 18.1% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। खासकर दिल्ली एनसीआर में मांग यहाँ पर ज़बरदस्त देखने को मिली है। यहाँ ग्रेटर नोएडा में मांग में करीब 39.5% और दिल्ली में 17.8% और नोएडा में 10.8% की तिमाही दर तिमाही बढ़ोतरी देखने को यहाँ पर मिली है। सर, रेंटल डिमांड धीमी है लेकिन एवरेज रेंट जो है वो यहाँ पर एक तरह से बढ़ता हुआ दिखा है, जो एक बड़ा कंसर्न है। इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार या लोकल अथॉरिटी क्या कोई कदम उठा सकते हैं? इससे जुड़ा हुआ सर कोई सुझाव है आपका? सर, जब तक एफोर्डेबल और मिड सेगमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं आएगी, ये कीमतें कम नहीं हो सकती है। उसका रीजन है कि जो प्रॉपर्टीज 2000, 2005 की भी 2010 की प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी जो पोजीशन आ चुकी है उन पर सप्लाई ज्यादा है ही नहीं। मतलब सरकार की कोई इनिशिएटिव ही नहीं है कि सप्लाई कोई डेवलपर आज के डेट में एफोर्डेबल या मिड सेगमेंट की प्रॉपर्टी लेके आए। उससे हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक मकान है, 50 लाख के मकान थे, आज उसकी कीमत 1 करोड़ की हो गई है। आज 1 करोड़ के अंदर ऑब्वियसली बात है उसके पास डिमांड ज्यादा है और उसके पास सप्लाई नहीं है, तो रेंट ऑब्वियसली बात है सर बढ़ेगा रेंट आपका। और लेकिन सामान्य इसलिए होगा, बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि 3 साल से ऑलरेडी प्राइसेस आर वेरी हाई राइट नाउ। इतने हाई हो चुकी हैं कि आज के डेट में 1 BHK छोटी अपार्टमेंट नोएडा के अंदर 40 से 50 का किराया है, ग्रेटर नोएडा के अंदर 30 से 40 का किराया है। तो कहीं ना कहीं उस पर एक कहीं ना स्टैग्नेंट तो होना ही है सर। एक प्राइस 50 लाख की मकान का 1 लाख का रेंट हो नहीं सकता। लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी एनसीआर में, नोएडा और स्पेशली गुड़गांव, इसमें रेंट की बढ़ोतरी आपको और मिलेगी। फरीदाबाद, गाजियाबाद और सोनीपत के एरियाज में आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, वहां रेट ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। उसका एक ही रीजन है सर, जहां पर आईटी टेक कंपनी, जहां जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी वहां पर रेंट और बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर दुबई है आपका, वहां पड़ा मुंबई है आपका। मुंबई में आज की डेट में एक 1 BHK मकान आपको, अगर आप सोबो एरिया चले, साउथ बॉम्बे गए, तो आपको लाख 1.5 लाख रुपए देना पड़ रहा है। उसका रीजन है सप्लाई नहीं है सर, डिमांड ज्यादा, सप्लाई नहीं है। सबको रहना है साउथ बॉम्बे, समुद्र किनारे। आप जैसे आउटस्कर्ट में जाते रहोगे, रेंट सस्ता मिलते रहेगा आपको। राइट, ये चीज़ तो खैर है। और ये रिपोर्ट में हम लोग की बता रही है एक तरह से कि सप्लाई और डिमांड जो है वो एक तरह से यहाँ पर मेल खाते हुए नहीं दिख रहे हैं। सर, अगर किसी शहर में किराए बढ़ रहे हो तो आम लोगों के लिए सस्ता और अच्छा घर ढूंढना कैसे आसान किया जा सकता है? सर, ये सवाल बहुत टफ है आपका कि आसान कैसे जाता है। रेंट बढ़ेगा सर, ऑब्वियसली आसान कैसे हो सकता है बताओ? अगर प्रॉपर्टी कोई पॉसिबिलिटी तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो बाय डिफॉल्ट होगी प्रॉपर्टी के अंदर। अगर एक मकान का 30 रेंट आ रहा है और पहले 15 रेंट आ रहा था, तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी की
वैल्यू 5x लगा लो आप, क्योंकि रेंटल यार्ड हिंदुस्तान के अंदर अभी भी रेंटल यार्ड रेसिडेंशियल के अंदर 2 या 3% का रेंटल यार्ड है, कमर्शियल का 6 या 7% का रेंटल यार्ड है। ओके। इस बीच ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने फैसला किया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि पीओए के जरिए खरीदे गए फ्लैट की अब रजिस्ट्री हो सकेगी। यानी जिन लोगों ने पीओए के आधार पर फ्लैट लिया था उनको कानूनी मालिकाना हक मिलेगा। रजिस्ट्री के लिए तय किए गए ट्रांसफर फीस का भुगतान भी अब अंतिम काबिज मालिक ही करेगा। यह फैसला उन सोसाइटीज़ के लिए बहुत अहम बताया जा रहा है जहां पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना होने की वजह से रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो पा रहा था। सर, कई बिल्डर्स मैंने भी देखा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी पर प्रॉपर्टी पर बेचते हैं, ये कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या वाकई में सर ये रिस्क फ्री है और इसकी लीगैलिटीज़ जो होती हैं सर वो क्या कहती हैं? सर लीगलिटीज अगर देखो बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना आपको एज ए क्लाइंट एज ए बायर कभी भी हैंडओवर नहीं लेना चाहिए आपको, पहली चीज। सेकंड चीज, ग्रेटर अथॉरिटी ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया। एंड ऑफ द डे बेचारे होम बायर जो 10-10 साल से वेट कर रहे थे पोजीशन का, उनकी ईएमआई जा रही थी क्योंकि मजबूरी थी उनकी। डेवलपर की अथॉरिटीज के ड्यूज थे तो अथॉरिटी ने रजिस्ट्री नहीं कराई, ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया, तो बेचारा फंसा कौन? होम बायर फंसा। अथॉरिटी बोल रही है भैया मुझे अपना पैसा दो, बकाया पैसा दो मेरा, जिसने 8 साल की किस्तों में डेवलपर को दे दिया। डेवलपर बोल रहा है कि भैया मुझे 0 फ्री पीरियड चाहिए, फार्मर कंपटीशन आपने लगा दिया, लैंड आपने मुझे नहीं दी, कोविड मेरी वजह से नहीं हुई। तो ये सारे जो चीजों में फंसा बेचारा होम बायर फंसा। तो जो अथॉरिटी ने आज फैसला लिया, जो फैसला बोर्ड ने फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया। इससे काफी होम बायर को रिलीफ मिलेगा। उसका रीजन है, जब तक उसकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं होती उनका होम लोन भी को रिबेट नहीं मिलता, होम लोन का भी उनको टैक्स रिबेट नहीं मिलता उनको। सेकेंड चीज, आज की डेट में काफी लोगों को लोन भी लेना है, कई लोग सेल्फ फंडिंग किया था लेकिन लोन की जरूरत है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं मिलती, रजिस्ट्री अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो एक होम बायर के लिए काफी फायदेमंद चीज है। इससे अथॉरिटी का भी फायदा है। अथॉरिटी का ये फायदा है कि अथॉरिटी की जो आज स्टाम्प ड्यूटी है, जो राजस्व विभाग के पैसे हैं, वो भी इनके पास आएंगे, तो काफी मोटा अमाउंट इनके पास आने वाला है अथॉरिटी के पास। लेकिन एज ए होम बायर मैं आपको ये सजेशन दूंगा, बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। कोई मजबूरी ना हो तो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं होम बायर्स को यहाँ पर राहत देने वाला है। सर, इस फैसले को देखते हुए रजिस्ट्री, ट्रांसफर फीस और मालिकाना हक का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, और इसके लिए सर क्या कोई दस्तावेज जो होते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बेहद ज़रूरी हैं यहाँ पर? सर पहली चीज है, यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर अथॉरिटी एक होम बायर पर काफी ज्यादा मतलब डबल मार पड़ती है। मैं बता देता हूँ प्रोसेस क्या है। पूरे हिंदुस्तान का और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण का हर जगह आपको अगर प्रॉपर्टी आपकी रजिस्ट्री हो गई है तो आप बाय डिफॉल्ट किसी और दूसरे होम बायर को प्रॉपर्टी बेच सकते हो, उस पर कोई ट्रांसफर फीस नहीं लगता। लेकिन नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी एक ट्रांसफर फीस चार्ज करती है, जिनके हर सेक्टर का रेट अलग फिक्स है। अगर हम बात करें सेक्टर 93 की बात करें, सेक्टर 50 की बात करें, तो 450-500 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट ये ट्रांसफर फीस पे वसूलती है, अथॉरिटी वसूलती है। इसके बाद एक होम बायर को स्टाम्प ड्यूटी अलग देना है, रजिस्ट्री कॉस्ट अलग देना है। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्या सर्कल रेट थोड़ा नॉमिनल एडमिन फीस ले लो आप, लेकिन एक मकान पर 2 BHK मकान पर अगर 6-6 लाख रुपए ट्रांसफर फीस के नाम पर वसूला जाएगा, उस बेचारे होम बायर को तो एक्स्ट्रा पड़ गया पैसा, बर्डन उसके ऊपर ही आया एंड ऑफ द डे। राइट। चलिए अब चलते चलते कुछ और रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं। भारत की 28 मेजर पब्लिक रियल एस्टेट कंपनीज ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली छमाही यानी कि अप्रैल से सितंबर में करीब 92,500 करोड़ रुपए की प्री सेल बुकिंग की है। खास बात यह है कि ब्रांडेड और बड़े डेवलपर्स की मांग ज्यादा रही है। इस लिस्ट में प्रेस्टीज एस्टेट सबसे आगे हैं, जिसने अकेले 18,144 करोड़ की बिक्री की है। इसके बाद DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज हैं। टॉप 5 डेवलपर्स ने कुल बिक्री का लगभग 70% हिस्सा बनाया है, जो ये दिखाता है कि घर खरीदार भरोसेमंद और बड़े डेवलपर्स को प्रायोरिटी यहां पर दे रहे हैं। इसके अलावा माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट माइंडस्पेस रीट ने घोषणा की है कि वह अगले 2 से 3 साल में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल ईयर 2028 के दौरान लगभग 4,185 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश केपेक्स करेगा। इससे उसके अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। सिर्फ ऑफिस स्पेस ही नहीं, रीट अब डेटा सेंटर, हॉस्पिटैलिटी और मिक्स यूज प्रॉपर्टी में भी विस्तार कर रहा है, जिससे उसकी आय के स्रोत बढ़ेंगे। कंपनी को उम्मीद है कि भविष्य में इससे किराया है और जो कमाई है वो दोगुनी यहाँ पर हो सकती है।
वहीं केंद्र सरकार ने पुणे मेट्रो के फेज 2 एक्सपेंशन को मंजूर कर दिया है। इस एक्सपेंशन में 2 नई लाइंस शामिल होंगी, लाइन 4 और लाइन 4A, जिनकी कुल लंबाई करीब 31.6 किलोमीटर होगी और इन पर 28 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। ये नई लाइन शहर के अलग अलग इलाकों जैसे कि IT हब, व्यावसायिक क्षेत्र, रिहायशी कॉलोनियों को जोड़ेंगी। योजना के जरिए पुणे में यात्रा आसान होगी, ट्रैफिक कम होने की यहाँ पर उम्मीद भी होगी और लोग जल्दी और कम सफर समय में एक तरह से यहाँ पर तय कर सकेंगे। उधर महारेरा ने एक नई SOP जारी की है ताकि घर खरीदारों को पेबल कंपनसेशन अब तेजी से मिल सके। नए नियम के तहत डेवलपर को मुआवजा या अन्य देय राशि अदालत या रेरा आदेश के 60 दिनों के अंदर चुकानी होगी। अगर इस अवधि में भुगतान नहीं हुआ तो खरीदार नॉन कंप्लायंस की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिर 4 हफ्तों के भीतर सुनवाई होगी। लगातार चूक रहे डेवलपर्स की संपत्ति जब्त भी हो सकती है, बैंक खाते अटैच हो सकते हैं और अगर फिर भी नहीं माने तो सिविल कोर्ट के निर्देश पर करीब 3 महीने तक जेल की सजा का भी यहाँ पर प्रावधान है। इस कदम से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनको मुआवजा में देरी से नुकसान यहाँ पर हो रहा है। सर, इन खबर पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? ये महारेरा, मैं अगेन बताता हूँ, हर रेरा में पूरे हिंदुस्तान में सबको फॉलो करना चाहिए। महारेरा इज द ओनली रेरा जो एक्चुअली रेरा को फॉलो करती है। उनके हर एक एक्शन, हर एक प्लान, सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चल रही है और मेरे ख्याल से महारेरा जैसी बॉडी पूरे हिंदुस्तान की जरूरत है। वैसी कानून जो फैसला लेती है, जैसे 60 दिन में जो एग्जाम्पल ऑर्डर के पैसे देने के लिए जो उन्होंने बोला है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आज भी मैं बोलूँ बाकी राज्यों में, यूपी हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो, ऑर्डर के हुए 1 साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ आज तक। मैं आपको एक केस बताऊंगा, इंटरेस्टिंग केस। एक बेचारा होम बायर ने केस किया किसी एक कंपनी के ऊपर। उस हमेशा को तारीख मिल रही है उस केस में। सर, मैं 5 बार जा चुका हूं, लेकिन तारीख पर तारीख मिल रही है क्योंकि उस सामने वाला वकील अवेलेबल नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं है। बेचारा होम बायर कहां बैठा? आसाम बैठा हुआ है। आज वो 2 साल हो चुका है, उसको राहत ही नहीं मिल रही है। सर, आप बताइए, अगर ऐसा फैसला लोगे तो कैसे काम चलेगा सर बेचारे होम बायर का? उसके तो विश्वास ही खत्म हो जाएगा। तो हमें महारेरा जैसी चीजें चाहिए। सेकंड चीज, सर, आपने कहा जो बड़े डेवलपर्स है, प्रेस्टीज, DLF, गोदरेज, मैंने पहले भी कहा, निवेशकों को इसलिए निवेश करना चाहिए बड़े के ऊपर, इनकी बैलेंस शीट, उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है और वही विश्वास दिखा जा रहा है। अगर आप अच्छे से काम करोगे, अगर आपका प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो गया ऑन टाइम, अप्रिशिएशन मिलेगा क्लाइंट को। अप्रिशिएशन ज्यादा क्लाइंट को चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी प्लस प्रोमिसेस जो आप बोलते हो। आज DLF से DLF ऐसे नहीं बना, उसकी प्रोमिसेस उसने किया है, तभी उसके रेट में 100% 200% का फर्क है दोनों में। सेम गोदरेज हो, ब्रिगेड हो, प्रेस्टीज हो, कोई भी हो, जो बोलते करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मैं बोलूंगा कि इसके अंदर दिक्कतें ये आ रही है कि आज की रेट में बहुत बड़ा बन रहा है, उसकी वजह से वो रेट काफी ले रहा है। आज DLF कहीं भी लॉन्च करता है तो वो मार्केट से 30% एक्स्ट्रा प्राइस लॉन्च करता है। सेम विद द गोदरेज प्रॉपर्टी है, सेम विद द अदर डेवलपर्स है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा उन चीजों को। प्राइसेस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट के ऊपर। आज प्राइसेस गवर्नमेंट के हाथ पर नहीं है, ऑब्वियसली बात है, वो हाथ पर हो भी नहीं सकती है। लेकिन मैं कहूंगा कंपटीटिव मार्केट होना चाहिए और भी डेवलपर्स को, जैसे रेरा आ चुका है, आजकल सब कुछ आ चुका है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट की प्रॉपर्टी में। तभी रियल एस्टेट के अंदर रफ्तार भी बढ़ेगी रियल एस्टेट की, और जो होम बायर्स प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं वो भी खरीद सकेंगे। तो ये राय निकल कर आती है अलग अलग खबरों को लेकर, खासतौर पर महारेरा का जो सर ने बताया कि एक तरह से जो मॉडल है वो देश भर में लागू होना चाहिए, जिससे कि जो होम बायर्स हैं उनको यहाँ पर एक तरह से आसानी हो, सहूलियत हो, उनको दिक्कत चल के आगे ना हो। सर, आज आप शो में शामिल हुए, आपने समय निकाला और अलग अलग खबरों का विश्लेषण किया, खासतौर पर अलग अलग खबरों के लिए मतलब जो खास राय दी है। मुझे उम्मीद है कि मतलब जो लोग हैं उनको काफ़ी अच्छे से इन सब बातों का एक तरह से उनको अमल लेकर वो आगे जो निवेश की रणनीति होगी वो बना सकेंगे। सर, थैंक यू सो मच आज के लिए। तो आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये कवरेज आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।